नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, राजभाषा क्या है, क्या हिंदी भारत की राजभाषा है, इस पर बात करेंगे। और भाषा के अन्य रूपों की बात भी आज हम करेंगे कि किस किस रूप में भाषा को जाना जाता है, इस पर बात हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। अनुच्छेद 343 जो अनुच्छेद है संविधान का, आर्टिकल नंबर 343, आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है, अनुच्छेद नंबर 343 के अनुरूप। अब 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। बड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि मैंने ये कहा है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि हिंदी पूरे भारत की राजभाषा होगी। भारत संघ की भाषा होगी, अर्थात जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के राजकाज के कार्य हिंदी में किए जाएंगे। ये इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हिंदी पूरे भारत की राजभाषा है, सभी राज्यों की राजभाषा है, ये अर्थ नहीं है। ये गलत अर्थ ले लिया जाता है कई बार। तो 14 सितंबर 1949 को जो प्रस्ताव पारित गया था भारत संघ की राजभाषा को लेकर, उसमें बात रखी गई थी कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। होगी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हो गई है नहीं। 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया गया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब यहां आप कह सकते हैं, यहां कह रहा हूं होगी और यहां कह रहा हूं बनी। दोनों बातों में एक फर्क है। प्रश्न पेपर में आ जाए कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा कब बनी, तो 26 जनवरी 1950, क्योंकि जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए थे वो सारे के सारे कानून बन गए थे। कब? जब संविधान को लागू कर दिया गया था और भारत एक गणतंत्र बन गया था। हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में। हमने उसके बाद संविधान निर्माण के लिए तैयारी की थी और उसके बाद जो संविधान प्रारूप कमेटी थी हमारी, संविधान बनाया और बहुत समय लगा उसमें। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो जितने भी निर्णय लिए गए थे वो सारे के सारे निर्णय कानून में बदल गए थे। तो ये एक निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को और ये कानून बना 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया था 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को ही हम इसलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हम मनाया जाता है। एक तो ये बात हुई। अब ये बात है कि कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती हैं, सूचित भाषाएं हैं। तो ऐसी भाषाएं 22 हैं। 22 भाषाओं को संविधान के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, सूचित भाषाएं मानी जाती हैं। इन्हीं 22 में से एक भाषा हिंदी भी है। ये समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। 2000 से पहले ये केवल 18 थी, बाद में इनको 22 किया गया। तो और भी आगे जुड़ सकती हैं, बातें आ रही हैं। कोई भाषा कब इतनी विस्तृत हो जाती है कि उसको बाद में संविधान में दर्जा देना पड़ता है। अब एक बात करें कि हिंदी किन राज्यों की राजभाषा है। भारत संघ की तो है ही, केंद्र सरकार के जो कार्य होंगे हिंदी में होंगे। अब और कौन से राज्य हैं जहां की राजभाषा हिंदी है? तो उसमें हम ऊपर से बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। और हमारी राजस्थान की राजभाषा हिंदी है।
उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। तो ये कुछ राज्य हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब की, और दिल्ली की भी राजभाषा हिंदी है। और अंडमान निकोबार, इसकी भी राजभाषा हिंदी है। तो इन सभी की राजभाषा हमारी हिंदी है। यहाँ सभी राजकाज के कार्य हमारे हिंदी में होते हैं। पंजाब ने भी हिंदी को और महाराष्ट्र ने भी हिंदी को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अब इनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरे भारत की राजभाषा हिंदी है, नहीं। पंजाब के अंदर जाएं तो वहाँ राजकाज के जो पत्र हैं, राजकीय पत्र पंजाबी में निकलते हैं या अंग्रेजी में निकलते हैं, हिंदी में नहीं निकलते। अगर हम कर्नाटक में चले जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदी में कोई पत्र मिलेगा ही नहीं, या तो कन्नड़ में मिलेगा या तो अंग्रेजी में मिलेगा। तो हम ये कैसे कह दें कि पूरे भारत की राजभाषा हिंदी है? पूरे भारत की राजभाषा हिंदी कदापि नहीं है। केवल इन राज्यों की राजभाषा और संघ की राजभाषा हिंदी है, भारत संघ की। ये समझ लेने की बात है। प्राय इसके अंदर गलतियां होती हैं, गलतफहमी रहती है। आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं। एक और बात जो करनी है मुझे, वो हिंदी भाषा को लेके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चे प्राय कंफ्यूज रहते हैं। एक है राजभाषा शब्द, इसके साथ एक है राष्ट्रभाषा। इन कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे। एक है संपर्क भाषा, एक है मानक भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो इस प्रकार से इसको हम अच्छा, ये शब्द कई बार कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो वैसे लिख सकते हैं हम इसको, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऐसे भी चलेगा। तो अब इन पे बातें करते हैं कि ये वास्तव में क्या है। और इनसे भी एक और बात करूं कि एक होता है बोली, एक होती है उपभाषा, और एक भाषा। इनमें भी कुछ अंतर हमें पता चल जाए तो ठीक रहता है कि बोली क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है। थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। राजभाषा की बात मैंने करी कि जिस भाषा के अंदर राजकाज के कार्य होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हमने समझा कि हिंदी भारत संघ की, हरियाणा की, राजस्थान की, इन कुछ प्रदेश मैंने लिखे थे, उनकी राजभाषा है। और हम बात करें राष्ट्रभाषा, जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो वो राष्ट्रभाषा है। अब भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकूं। तो भारत में कि संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यूं हम कहते रहे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ऐसा नहीं है। तीसरी बात करूं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा है कि जिस भाषा में अधिक लोग, हमारे देश के अधिकतर लोग जिस भाषा में आपस में व्यवहार कर लेते हैं, तो यहां मैं कह सकता हूं कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कि भारत के हर प्रदेश में हिंदी को समझा तो जाता है, थोड़ा कम ज़्यादा समझा जाता है। मैं कर्नाटक में या मैं केरल में जाके भी हिंदी में बोलूं और आम बोलचाल की हिंदी बोलूं तो ज़रूर वो बात को समझ लेंगे। तो ये संपर्क भाषा की बात है। मानक भाषा क्या है? कोई भाषा मानक कब बन जाती है कि जो विद्वान लोग हैं जिस भाषा के अंदर व्यवहार करने लगते हैं, जिस भाषा के जिस रूप में
विद्वान बात करते हैं या भाषा के जिस रूप में पुस्तकें छपने लगती हैं या व्याकरण भाषा के जिस रूप को मान लेता है कि ये रूप सही रूप है, वो उस भाषा का मानक रूप हो जाता है। तो प्राय एक प्रश्न आ जाता है पेपर में कि हिंदी की मानक भाषा क्या है, हिंदी का मानक रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही मानक भाषा है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की सारी बोलियां मानक भाषा की श्रेणी में नहीं आती हैं, केवल खड़ी बोली ही मानक भाषा की श्रेणी में आती हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा एक देश की सीमाओं को तोड़कर अधिक देशों में बोली समझी जाने लगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। अब हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, क्योंकि हिंदी भारत से बाहर के देशों में भी बोली समझी जा रही है। नेपाल में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। मॉरिशस में समझी बोली जाती है। त्रिनिदाद में बोली समझी जाती है। फिजी में बोली समझी जाती है। तो इसलिए हम हिंदी को भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं। बाकी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो दुनिया में सबसे अधिक देशों में बोली और समझी जा रही है। अब एक प्रश्न ये आ जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसकी बात मैंने की नहीं। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उस भाषा का नाम है मंदारिन। मंदारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली और जाने वाली भाषा है। इसे आप यूँ कह सकते हैं चीनी भाषा। जो चीनियों की भाषा है वो मंदारिन है। ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ये कारण है इसके पीछे। तो ये बात हुई हमारी। अब इसके बाद एक बात है इधर, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है या उपबोली क्या है। तो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। मैं इससे भी छोटे स्तर पर आ जाऊं, व्यक्तिगत बोली। अब जिस रूप तरह से मैं बोलता हूं उस तरह से कोई भी नहीं बोलता। मेरी बोली अपने आप में विशिष्ट है। इसे कोई नकल तो बेशक कर ले, अन्यथा एक की बोली दूसरे से मिलती नहीं है। आवाज़ सबकी भिन्न है। और हम बात करें, अब हम बात कर लें कि कुछ प्रदेश विशेष, जैसे हिसार की हम बात करें, हिसार के अंदर लोगों का बोलने का तरीका भिन्न है। सिरसा के अंदर बोलने का तरीका भिन्न है। अगर मैं चला जाऊं रोहतक में तो वहाँ लोग भिन्न प्रकार से बोलते हैं। अम्बाला में भिन्न प्रकार से बोलते हैं। इवन बात ही अलग है। हम एक ही चीज़ों को अलग अलग नामों से बोलते हैं। अब हम करनाल में जाएं तो बहन को बेबो बोलते हैं, हम हिसार में बहन बोलते हैं। राजस्थान अगर मैं चला जाऊँ सिरसा में तो बाई बोलते हैं। अब एक ही नाम है, एक ही संज्ञा, उसके तीन तीन प्रकार से बोला जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में इसको हम बोली कहेंगे। बोली का आप में अपना साहित्य कम होता है और उसका अपना शब्दकोश नहीं होता। और उससे बड़ा रूप उपभाषा है जो थोड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद है भाषा जिसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और उसका अपना एक शब्दकोश होता है। उसके अंदर एक साहित्य रचना की एक लंबी परंपरा होती है। भाषा की निशानी है। तो ये हमने भाषा पर बात की। तो बच्चों इस प्रकार से ये हिंदी भाषा स्वरूप और विकास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आज इतना ही। धन्यवाद।